मैं PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, RP गवर्नमेंट PG कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट सेकंड इतिहास विषय के अंतर्गत बलबन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आपको विदित है कि अपने जो पूर्व के जो वीडियो थे उनमें हम दिल्ली सल्तनत के जो से पूर्व के शासक थे उनके बारे में अपन ने चर्चा की है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और उनके बाद में जो अपने टॉपिक के हिसाब से और जो शासक है वो आता है बलबन। बलबन जिसका शासनकाल 1265 से 1287 ईस्वी रहा है। दिल्ली सल्तनत में बलबन का बहुत बड़ा योगदान है। वो एक योग्य शासक थे और उनके पास एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव था, क्योंकि वो नासिरुद्दीन महमूद के समय उनके प्रधानमंत्री रहे हैं और 1200 लगभग 52 के आसपास से ही वो प्रशासन से जुड़े रहे हैं और एक बहुत लंबा अनुभव और राजकार्य की पूरी जानकारी ये उनके पास था। जब वो 1265 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठे तो उन्हें कई चीज़ें ऐसी महसूस हो रही थी पहले कि उन कमियों से सुल्तान की स्थिति में काफ़ी गिरावट आ चुकी थी और राजकार्य का जो संचालन है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा था। तो उन्होंने गद्दी पर बैठते ही सबसे जो पहला जो काम किया वो था उनका राजत्व सिद्धांत, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद और जो पिछले कमज़ोर शासक रहे हैं उनके दौरान सुल्तान का जो पद है, जो उसकी गरिमा है, वो काफ़ी गिर चुकी थी। प्रशासन में, अमीरों में और आम जनता में सुल्तान का वो प्रभाव नहीं था जो होना चाहिए था। तो इन्होंने सबसे जो पहला कदम उठाया वो था सुल्तान की गरिमा को उठाना, उसकी पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना। तो 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से सिंहासन पर बैठा और ताज की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना बलबन के सामने तात्कालिक काम था। दीर्घकालीन राजनीतिक अनुभव ने उसे सिखा दिया था कि तुर्की अमीरों की शक्ति का नाश किए बिना सुल्तान न तो राजशक्ति का उपभोग कर सकता है और न ही अपनी प्रजा का सम्मान पात्र ही बन सकता है। वह स्वयं अपनी आंखों से देख चुका था कि तुर्की अमीरों के कारण सुल्तान की स्थिति गिरकर एक सामान्य सामंत जैसी रह गई थी। इतिहासकार बर्नी लिखता है कि नासिरुद्दीन के अंतिम दिनों में सुल्तान की प्रतिष्ठा पूर्णतः नष्ट हो चुकी थी। प्रजा के हृदय में न उसका भय था न उसके प्रति श्रद्धा। बलबन ने इस दुर्दशा का अंत तथा ताज की शक्ति और प्रतिष्ठा की वृद्धि करने का संकल्प किया, जिसे प्रजा के हृदय में आतंक कायम हो सके। राजत्व के संबंध में बलबन का सिद्धांत राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत के सदृश था। उसने राजा की व्यक्तिगत की पवित्रता पर जोर दिया। उसका विश्वास था कि राजशक्ति स्वभाव से ही निरंकुश है और इसके लिए उन्होंने अपने आप को उस समय के पौराणिक तुर्की
जो सबसे प्रतिष्ठित वंश था, जिसका नाम था एफ्रासियाव वंशज का बताया। यानी वैसे तो ये गुलाम वंश चल रहा है, गुलाम शासक थे ये पूरे सब, लेकिन अब इनका अब तक तो कोई ऐसा वंश का पता नहीं था। लेकिन जो ये सुल्तान बना, सुल्तान बनते ही इन्होंने अपने आप को जो उस समय का सबसे श्रेष्ठ जो वंश चला रहा था उस वंशज का अपने आप को बताया। और अब बताने से क्या हुआ कि अपने आप को उच्च वर्ग का मानने लगा। दूसरा, जानबूझकर एकांत में निवास करने लग गया और एक विशेष प्रकार की गंभीरता उसने धारण कर ली। यानी अब वो अपने आप में सुल्तान के रूप में रहने लगा और उसी के अनुरूप कार्य करने लगा। सिंहासन पर बैठते ही उसने मद्यपान तथा जो मनोरंजन आमोद प्रिय लोगों के साथ त्याग दिया। अब इस प्रकार की उन्होंने निकाल दिए अपने लोगों के जो इस प्रकार के थे। एक तो मद्यपान निषेध कर दिया तथा जो उसके आसपास के जो दोस्त थे उन सब से भी वो अब अलग रहने लग गया। सामान्य लोगों से वार्तालाप करना उसने बंद कर दिया। यानी एक दिल्ली के व्यापारी थे, उनकी इच्छा थी कि मैं सुल्तान से मिलूं और उन्होंने ये कहा था कि मेरी जितनी भी संपत्ति है वो सुल्तान को मैं दे दूंगा, लेकिन मैं सुल्तान से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने मना कर दिया कि मैं निम्न लोगों से नहीं मिलूँगा। यानी बलबन ये कहता था कि जब मैं निम्न वर्ग के लोगों को देखता हूँ तो मेरी आंखों में एक तरह से क्रोध की सी भावना आ जाती है, आक्रोश हो जाता हूँ और मेरा हाथ तलवार पर जाता है कि मैं इसकी गर्दन काट दूँ। तो इस तरह से अब वो अपने आप को एक उच्च वर्ग और एक सुल्तान के रूप में प्रतिस्थापित करके और नीचे के जो वर्ग थे वो उनसे बिल्कुल ही दूर रहना पसंद करता था, वो उनसे मिलना नहीं चाहता था। सामान्य लोगों से वार्तालाप करना उसने बंद कर दिया और अपने दरबार की जो रीति रिवाज थे उनको ईरानी आदर्श, क्योंकि उस ज़माने में ईरानी आदर्श को श्रेष्ठ माना जाता था, इसलिए ईरानी आदर्शों पर डालने का प्रयास किया। और इसी के तहत उन्होंने प्रतिवर्ष एक ईरानी त्यौहार है नौरोज़ का त्यौहार, वो मनाना अपने दरबार में प्रारंभ कर दिया। यानी ईरानी आदर्शों को अपने राज्य में लागू किए। उसने अपने जो अंगरक्षक थे वो बहुत ही लंबे और भयानक, जिनका चेहरा, ऐसे लोगों को अपना अंगरक्षक नियुक्त किया और जो सदैही उनके पास नंगी और चमचमाती तलवारें लिए उसके आसपास खड़े रहते थे, ताकि कोई व्यक्ति उनको देखकर और उसकी भयभीत हो जाए, उसकी सुल्तान के सामने आने की कभी हिम्मत नहीं हो। इस तरह से सुल्तान रहने लग गया और दरबार में सुल्तान के अभिवादन के लिए उन्होंने सिजदा और पेबोस लागू कर दिया। सिजदा और पेबोस लागू इसलिए किया कि कोई भी सामंत, अमीर, दरबारी वो हमें सुल्तान के समकक्ष नहीं माने खुद को, तो इसलिए उन्होंने सिजदा और पेबोस सब पर लागू कर दिया। यानी सिजदा का अर्थ क्या है? घुटनों पर बैठकर सिर झुकाएगा। जो भी व्यक्ति सुल्तान के पास जाएगा, कोई भी हो, वो पहले घुटनों पर बैठ करके सिर झुकाएगा। और दूसरा पेबोस, पेबोस का अर्थ होता है सुल्तान के जो पैर है उनका चरण का चुम्बन लेगा। तो इस तरह से अब कोई भी व्यक्ति, वो कितना भी बड़ा अमीर हो, कितना भी बड़े उच्च कुल का हो, लेकिन सुल्तान के पास जाएगा तो वो सिजदा और पेबोस की प्रक्रिया के तहत जाएगा। तो इस तरह से सुल्तान के सामने घुटनों के बल बैठ जाना, उनको पैरों का चुम्बन लेना, उसके बाद में उस व्यक्ति के मन में ये भावना पैदा नहीं हो सकती है कि मैं सुल्तान के बराबर हूँ। तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था लागू कर दी।
दरबारियों के लिए एक विशेष प्रकार की ड्रेस लागू कर दी ताकि पहचान हो सके दरबार में कौन दरबारी है, कौन आम जनता है। कोई किसी प्रकार की मजाक या नियम के तहत नहीं चल रहा है, कानून कायदे के तहत, तो उसकी आसानी से पहचान हो सके। तो इसलिए सब दरबारियों की पोशाक निश्चित कर दी। दरबार में हंसने, मजाक करने, इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और बलबन स्वयं सार्वजनिक स्थान पर इन नियमों का अत्यंत कठोरता से पालन करता था। इस प्रकार कठोर नियमों तथा रस्मों द्वारा बलबन के जो सिंहासन का सिद्धांत जो उन्होंने प्रतिपादित किया, वो पुनः वापस एक अलग हट करके और एक सम्मानजनक स्थिति पर अब पहुंचने लगा। बलबन ने सर्वप्रथम फारसी का जो इस्लामी राजत्व के राजनीतिक सिद्धांत व परंपराओं के आधार पर अपने शासन को संगठित किया। वह स्वयं को, बलबन यानी स्वयं को क्या कहता था? राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियाबते खुदाई माना जाए। यानी सुल्तान को क्या माना जाए कि वो आप ईश्वर का प्रतिनिधि है। और बलबन के अनुसार मान मर्यादा की दृष्टि से वह केवल पैगंबर के बाद है। यानी ईश्वर के बाद अगर दूसरा स्थान है तो वो किसका है? सुल्तान का है। और राजा जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि है। बलबन कुरान के नियमों को शासन का आधार मानता था। बलबन का राजत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था। उसका उद्देश्य था कि सैनिक और प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रभुत्व रखना है। सुल्तान की निरंकुशता का विकास बलबन के राजकाल में सर्व प्रमुख विशेषता रही है। यानी उसने अब सुल्तान के जो ताज की जो प्रतिष्ठा है उसे उसने इस कदर बढ़ा दी कि सबके दिमाग में, मन में ये भय बैठ गया कि हम सुल्तान की बराबरी नहीं कर सकते हैं, सुल्तान हमसे श्रेष्ठ है। और इससे ये हुआ कि अब लोग भयभीत रहने लगे। किसी प्रकार का उसके खिलाफ कोई बगावत या विद्रोह की स्थिति नहीं कर सकता था क्योंकि सबको सुल्तान का भय सताने लगा। तो इस तरह से बलबन ने जो एक राजत्व सिद्धांत जो लागू किया, वो अब तक जो सुल्तान की एक गरिमा बिल्कुल गिर चुकी थी उसको पुनः उन्होंने स्थापित किया। और हम देखते हैं कि बलबन की 87 मृत्यु हो गई। 1290 में खिलजी वंश आता है और जो खिलजी वंश का जो शासक था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वो 1290 में शासक हुआ। लेकिन जब वो गद्दी पर बैठा तो जो बलबन का सिंहासन था उस पर नहीं बैठा। उस कमरे को उन्होंने परमानेंट बंद करवा दिया और अपना एक अलग सिंहासन लगाकर बैठा। यानी उसकी मृत्यु के 3 साल बाद भी उसके दिमाग में इतना भय था उसका कि हम इसके सामने ऐसे झुक के आते थे। और अब उसकी हिम्मत नहीं हुई, जबकि उसको मरे 3 साल हो गए थे और खुद शासक हो गया था। लेकिन उन्होंने उस गद्दी पर, उस सिंहासन पर नहीं बैठा, अपना अलग ही दरबार उन्होंने बना लिया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था वो सुल्तान की गरिमा को बढ़ाने वाला, समाज में उसको प्रतिष्ठा को ऊंचा स्थापित करने वाला था।